हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिक्स क्लास के एनसीईआरटी के हिस्ट्री को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ये सोचेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आपको ये मालूम है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जनरल स्टडीज के पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से सेट होते हैं, वो निश्चित रूप से एनसीईआरटी से ही होते हैं। वो हो सकता है कि किसी हिस्टोरियन से भी एक दो क्वेश्चन आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी क्योंकि ये तमाम शोधों के बाद जो अद्यतन टिल टुडे या टिल डेट तक जो फैक्ट सामने आते हैं, उनको ये मान लिया जाता है कि हमारी फाइंडिंग्स यही है और यही सही है, तो उसके बेस पर ही एनसीईआरटी की बुक्स लिखी जाती है। तो निश्चित रूप से उसके फैक्ट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उस समय तक। हाँ, अलग बात है, काफ़ी फैक्ट्स बाद में चेंज होते भी रहते, कब तमाम फाइंडिंग्स आती है, तमाम फिलॉसफी चेंज हो जाती है, तो ये माना जाता है कि भाई हमने कल जो पढ़ा था वो ये था, आज कुछ और भी हमको पढ़ना है, या वो चीज़ हमने गलत देखा था, आज वो चीज़ सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आज के दिन में मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं यही कहूँगा आपसे कि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई इसको पढ़ ले, तो पढ़ने के बाद वो चैप्टर का वो पार्ट खत्म हो जाएगा कि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अब हमें बताएंगे सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के लोग क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, क्या कैसे करते थे। तो अब ये है कि एनसीईआरटी के सभी बुक्स को किसी भी कंपटीशन के जनरल स्टडीज के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी हो। चाहे आप आईएएस दे रहे हो एग्जामिनेशन, चाहे पीसीएस दे रहे हो, चाहे अन्य लोअर लेवल के एग्जामिनेशन क्यों ना दे रहे हो, लोअर सबऑर्डिनेट दे रहे हो, पेट के एग्जामिनेशन दे रहे हो, समीक्षा अधिकारी के पद का दे रहे हो, मतलब किसी भी तरह की इस तरह के जो भी कंपटीशन देने जा रहे हैं जहां पर कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें निश्चित रूप से आपसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत और ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को आप उसी तरीके से याद करिए जैसे कि आप किसी को देखते हैं तो आपके दिमाग में उसका फोटोग्राफ बना रहता है। मतलब क्या है कि फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, माना कि उसके चेहरे को अगर आप बना नहीं लगे, लेकिन आपके दिमाग में रहता है कि वो आदमी कैसा है, उसकी आंखें कैसे है, उसके कान कैसे है, गोरा है, काला है, नकटा है, चपटा, मतलब कि हर एक चीज का पिक्चर उसके सामने आपके सामने क्लियर होता है। इन द सेम वे एनसीईआरटी की जब आप पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन फर्दर आपको भी पढ़ना अपने से है, अब बाद में कई चीजें मैं और इसमें ऐड करूंगा, अभी तो मैं बुक्स के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ कि हर एक लाइन में एक एक शब्दों को देखिए, हर एक लाइन से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि अभी आपको पढ़ते समय आपको मालूम होगा। तो आइए अब हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और यही से हम श्री गणेश करते हैं। और ये मैं मानता हूं कि अगर आपने मुझे फॉलो किया है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी कंपटीशन में कम से कम जनरल स्टडीज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहला चैप्टर क्या कहता है कि रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा का पेपर पढ़ा, 100 साल पहले किसी का कोई डिस्कशन, कोई वर्णन रहा होगा कि 100 साल पहले ये हुआ था, 100 साल पहले ये हुआ था। तो रसीदा के दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा हुई, या कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले तो हम कोई था भी नहीं, हम था तो हम वो आज है नहीं बताने के लिए, तो कैसे वो जान सकता है। तो उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। कैसे पता लगाएं कि पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। देखिए 3 चीजों का उल्लेख कर रहा है। वो कहता है कि रेडियो में भी तमाम कमेंट्स आते, तमाम समीक्षाएं आती है जो कि आपको बताता है कि पहले क्या हुआ था। टेलीविजन में क्या होता है,
विजुअल्स आते हैं, तमाम चीज़ों के एक्सपर्ट आकर आपको बताते हैं। फिर न्यूज़पेपर जो अखबार है, अखबारों में भी तमाम आर्टिकल्स आते हैं जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में बताता है कि कब क्या कैसे हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति हो, लेकिन यहाँ बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। पुरानी बातें साल 2 साल पहले की कोई भी बात हो तो आप निश्चित रूप से किसी से पूछ सकते हैं कि यार 2 साल पहले जब हम लोग यहाँ गए थे या वहां पर गए थे तो क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति उसके मेमोरी में है और वो आदमी जो है वो प्रत्यक्षदर्शी है, आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं कि आप बता सकते हैं कि कब क्या कैसे हुआ था। अब कहता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहला वो कह रहा है कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, पुराने लोग अतीत के बारे में कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब वो ये कह रहा है कि अतीत के बारे में ये सब जानकारियां हम समाज के विभिन्न वर्गों को, बच्चों से लेकर के समाज के जितने भी वर्ग है, कहता है हम सबके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी लिए कह सकता है कि हम क्या जान सकते हैं, सबके बारे में जान सकते हैं। तो समाज के जैसे किसान है तो क्या बोता था, शिल्पकार है तो क्या बनाता था, संगीतकार है तो किस तरह के संगीत बजाता था। मतलब कि जो भी समाज के पार्ट हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आगे हुआ कि अब ये कहता है कि लोग कहाँ रहते थे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना शुरू होता है। ये तो सिंपल कहानी के रूप में बताते थे, लेकिन क्वेश्चन अब यहां से इंपॉर्टेंट होना शुरू होता है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहता क्या है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पॉइंट है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ के लोग आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे। मतलब नर्मदा नदी के पास जो लोग रह रहे थे, लाखों साल से रह रहे, वो कुशल संग्राहक थे। मतलब वो अपने लिए आवश्यकता के लिए तमाम चीजों को संग्रह कर लिया करते, कलेक्ट कर लेते थे। वे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जंगलों में क्या क्या चीजें आवश्यक है, क्या चीज खाने पीने की है, क्या जड़ी बूटियां इस्तेमाल की है, उनको पूरी जानकारी थी। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब देखिए सबसे पहले उसने नर्मदा नदी की जिक्र किया है कि नर्मदा नदी के लोग जो है क्या क्या कर सकते थे, उसके बारे में उसने पूरी जानकारी दे दिया है। इसका मतलब है कि नर्मदा नदी के किनारे की जगह उस समय के लोगों को रहने के लिए एक अनुकूल जगह था, जहां पर कि उनको अपने जीवन को चलाने के लिए हर एक चीजें मौजूद थी। हाँ, अब कहता है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। पहले नर्मदा की बात करता है, अब कहता है इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। अब देखो बच्चों, यहां पर यही है कि हम इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं कि सबसे पहले गेहूं और जौ दो ही फसल है, वो कंपटीशन में तीसरा भी डाला जा सकता है। गेहूं और जौ का सबसे पहले उत्पादन का हमको उल्लेख कहाँ मिलता है, कहाँ अवशेष मिलते हैं या कहाँ पर उसका प्रमाण मिलता है, वह उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर मिलता है। और वो क्या कौन कौन से पशु पालते थे? भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने इन पशुओं को पालना शुरू कर दिया क्योंकि उनको उनकी उपयोगिता मालूम हो गई थी। ये लोग गांव में रहते थे, मतलब कि किरथर के पहाड़ियां, ये लोग गांव में रहते थे, उनका शहरीकरण नहीं हुआ था।
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों की बात कर रहा है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब देखिए, गेहूं और जौ की बात कर रहा है सुलेमान और किथर पहाड़ियों का। और फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम में जब तक गारो और विंध्य में आ जाता है तो यहां पर किसकी बात आता है? सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते जाते हैं कि सबसे पहले हमको गेहूं चावल का कहां, गेहूं का अवशेष कहां मिला, तो जौ कहां मिला। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ टॉपिक दूसरे भी डाल, तो जब आपको याद होगा कि नहीं सबसे पहले गेहूं और जौ, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी चीजों को देखिए, नक्शे में हम देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देख रहे हैं आप, ये है। फिर उसने क्या कहा सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, जहां पर वो कहता है गेहूं जौ की बात आई है। फिर वो ब्रह्मपुत्र के गारो पहाड़ियों पर चलता है, जहां पर वो कहता है चावल की खेती के बारे में। ठीक है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो सामने अपना मैप लगा करके ही पढ़ा करिएगा, क्योंकि मैप में आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कब क्यों कैसे हुआ था। और इसी तरह से क्वेश्चन टिपिकल पूछे भी जाते हैं। जब आपको आइडिया होगा किरथर के पहाड़ियां कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, विंध्य पहाड़ियां क्या है, गारो पहाड़ियां कहाँ, तो तुरंत आप क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। अब अगले की बात फिर कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी कौन है? आपने देखा होगा, जैसे गंगा है, यमुना है, सतलज, बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनमें छोटी छोटी नदियां भी किनारे किनारे से आकर के मिल जाती है, जिनका कि उद्गम स्थल बहुत दूर नहीं होता है, वो किसी छोटे जगह से निकलती है और उनका पानी उसी में मिल जाता है, तो उसी कहते बड़ी नदी मिल जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब देखिए, पहले वो कह रहा था कि वो लोग कहां पे रहते थे, सुलेमान गांव में रहते थे। अब ये कह रहा है कि यहां पर देखिए आरंभिक नगर फले फूले, मतलब पहला आरंभिक नगर कहां पर है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग इतने वर्ष पूर्व हुआ। मतलब कह रहा है कि अब देखिए, पहला उसकी बात किया, अब वो नगरों का विकास कहां शुरू हो रहा है? वो कह रहा है सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक। अब कहता है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी हम मैप पर पीछे चलेंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना किया। मगध में पहले एक राजतंत्र था, लेकिन वो मगध के बारे में चर्चा थोड़ा बाद में डिटेल में करेंगे। लेकिन मगध एक साम्राज्य क्यों बन गया? भारत का स्वर्णकाल कहलाता अतीत का। क्यों? क्योंकि ऐसे जगह पे था जहां पे अगल बगल पहाड़ियां थी और बगल में जंगल थे। वहां इनको लौह अयस्क मिलने लगे जो हथियारों के काम में आता था। जंगलों में इनको हाथियां मिलने लगे, हाथियों को पालू बनाकर इन्होंने सेना रख लिया। साथ में नदी से इनको पानी की भी व्यवस्था हो जाती थी, साथ ही साथ कृषि कार्यों में भी सफलता मिलती थी। और इस तरीके से प्राकृतिक रूप से इनका एक किला बन जाता था, मतलब फोर्टिफिकेशन हो जाता था। इन कारणों से मगध साम्राज्य जो है बहुत आगे बढ़ा। और उसकी मगध साम्राज्य की डिटेल में चर्चा बाद में हम करेंगे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान। अब कहता है कि लोग क्या है, लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते गए, लोग एक दूसरे की सभ्यता को कैसे जाने। वो उन्होंने कभी जोखिम को जोखिम नहीं समझा। वो साहसी थे, एडवेंचर्स। उनको मालूम था जब हम कुछ करेंगे तभी हम पा पाएंगे। तो हिमालय जैसे पर्वतों को भी इन्होंने पार करने की कोशिश किया, पहाड़ियों को पार किया, रेगिस्तान में चले जहां पर डाकुओं का डर था। नदी और समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी, लेकिन फिर भी वह इन क्षेत्रों से जो है अपनी यात्रा करते थे। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, जोखिम के बाद भी। देखिए,
अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कहता कि लेकिन लोग जाया करते क्यों थे? कभी कभी ये होता था कि उनको लगता था कि यहाँ पे हमको रोजगार के अवसर नहीं है। आज भी तो होता है, आदमी कहता है वो बंबई चले गए, बेंगलुरु चले गए रोजगार के लिए। आपने देखा होगा कि हमास और इसराइल की लड़ाई चल रही है, तब भी लोग इसराइल चले गए। किसके लिए? हो रोजगार के लिए। उन्होंने साहस किया, उनको मरने की चिंता नहीं, उनको लग रहा रोजगार है, ठीक है, मरना तो एक दिन सबको है ही है। फिर क्या है, दूसरे प्राकृतिक आपदा कारण। प्राकृतिक आपदा क्या है? मान लीजिए नदी किनारे वो रह रहे हैं, ऐसी जगह बार बार बाढ़ आ रही है, या समुद्र किनारे रह रहे हैं, बार बार तूफान आ रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है, तो ऐसे स्थानों से लोग दूर हटने की कोशिश करते हैं। उन क्षेत्रों को छोड़ करके वो ऐसे जगह पे जाते थे जहां पर कि उनकी जिंदगी सुगम हो जाए। कभी कहता है कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ये तो साम्राज्यवाद की बात थी कि राजा लोग अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे देशों पे भी कब्जा करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दिया करते थे। फिर इसके अतिरिक्त व्यापारिक कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के स्थान दूसरे स्थान जाते थे। आज भी जैसे व्यापार होता है तो व्यापारी उस जमाने में भी जाते थे। बस ये था कि उस जमाने में ये लोग काफिला एक कानवा बनाकर चलते थे, कई ग्रुप बनाकर चलते थे, क्योंकि रास्ते में सुगम पहाड़ियों और रेगिस्तान के बीच में अक्सर डाकू लोग उनको मार डालते, जिनका सामान छीन लेते थे। लेकिन फिर भी ये लोग अपने चीजों को, जो अपने मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करने से चूकते नहीं थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब धार्मिक लोगों ने क्या करता था, जब उनको लगता था कि उन्होंने किसी खास चीज का अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव में वो अपने अनुयायियों को बढ़ाने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है, तुम ऐसा करने से तुम ईश्वर करीब आ जाओगे, तुम्हारे जिंदगी सुगम हो जाएगी, वो दूसरे गाँव में भी यात्रा करते थे। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, जब उनको कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव वो यात्रा करते रहते थे। तो क्यों करते थे? क्योंकि वो अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर कहता। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा क्या करते थे। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कि वास्को डी गामा, कोलंबस, या ऐसे लोग थे, या चीनी यात्री ऐसे थे, माना कि उनको ये था कि हम अलग अलग जगहों पे जाएं, देखिए वहां पर क्या है, कैसे है, क्या है, जो हमने सुना है क्या वही है या उससे कुछ अलग है। इसलिए भी लोग अपनी यात्रा किया करते थे। अब यहां पर आइए आप, अब कहता है दक्षिण एशिया। अब हम भारत को उपमहाद्वीप भी क्यों कहा जाता है? देखिए उपमहाद्वीप, महाद्वीप क्या है? महाद्वीप प्राकृतिक रूप से हर एक क्षेत्र में साथ है, तो किसी के कई समुद्र से, कई पहाड़ियों से, ज्यादातर मतलब ईश्वरीय व्यवस्था से एक दूसरे को अलग कर दिया गया है, मतलब उनकी प्राकृतिक सीमाएं बन गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया की बात, साउथ एशिया की बात करता है। कहता है कि दक्षिण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। कहता है कि ये उपमहाद्वीप है नहीं दक्षिण एशिया, लेकिन ये इतना बड़ा है, बड़ा होने के साथ साथ इनकी सीमाएं किससे बन रही हैं? कहता समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसको हम एक उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। कहता है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा किया, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, और ये तो हमने बता ही दिया है, ये पढ़ा दिए आपको ना। अच्छा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं।
कहते हैं क्या है, वही चीज है ना कि इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ियां, प्राकृतिक और समुद्र, विशाल क्षेत्र तो है ही है, साथ साथ प्राकृतिक रूप से एक सीमा का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको छोटे में हम भारत उपमहाद्वीप भी कहते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब यहाँ पर आप आइए। हाँ, अब वो देखिए सिंध नदी की जो चर्चा कर रहा था, अब आप देखिए सिंध नदी की बातों कर रहा था कि यहाँ पर ही जो है क्या शुरू हुआ है, यहाँ पे शहरीकरण शुरू हुआ है, जिसको कि हमने आगे पढ़ाया था। और इनकी जो सहायक नदियां आप देख रहे हैं कि सतलज, ये है रावी, चेनाब, झील, व्यास नदियां चीज है, ठीक है। और इसके बाद जो है और तो चीजों को मैंने आपको बता ही दिया है। हम्म। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए, पत्थर से ही हमने अग्नि का विकास किया। पत्थरों को ही जब सबसे पहले जब पत्थरों से ही हमने अग्नि को जो है पैदा किया था मूल रूप से। जबकि यहाँ के लोग मांसाहारी हुए तो लोग शुरुआती दौर में लोग और फिर पत्थर से किसी चीज को पीसना, पत्थर का शिकार करना, ये सब चीजें करने लगे और साथ साथ मनोरंजन के लिए संगीत की रचना भी करते रहे। अब भोजन के नए नए तरीके बचाने के लिए एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। शुरू शुरू में लोग कच्चे मांस या भून कर खाना शुरू किए। बाद में क्या हुआ कि उपमहाद्वीप में या बाहर के लोग आए या यहाँ पे इनको लगा कि नहीं, कहीं जैसे हमारा कालीकट एरिया है, केरल एरिया है जिसको कहते हैं, वहाँ पे लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो मसाले की उपलब्धता भी है। तो जिन क्षेत्रों में मसाले नहीं थे, लोग मांस को भूनने के साथ मसालेदार भी भोजन करना शुरू किए। इस प्रकार से एक दूसरे की संस्कृतियों का विलय हो रहा था आपस में और एक सामंजस्य भी बन रहा था। देश के नाम, अब देश के नाम के बारे में चर्चा कर रहा है। कह रहा अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करें। दो दो की बात चर्चा कर रहा है, इंडिया और भारत जैसे। अब कहता है इंडिया शब्द कहां से आ गया, कहता है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो जो सिंधु नदी है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता था, इंडस। अपने एटलस में ईरान तथा यूरान का पता लगाओ। अब एटलस से जब हम चलेंगे तो आप देखो पश्चिमोत्तर के देश ये हैं, ईरान और यूनान का। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर, देखिए अभी कहता उत्तर पश्चिम की से ओर के आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। देखिए ऐसा था कि जब ये लोग आए थे तो ये लोग वास्तव में क्या था, स का उच्चारण स नहीं कर पाते थे, ह करते थे। तो इन्होंने कहा जब सिंधु नदी को हिंदू नदी कहना शुरू किए और इसके पूरब के तरफ, उत्तर पश्चिम से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो वहां के क्षेत्रों को इन्होंने कहा कि ये किसकी भूमि है, ये हिंदू भूमि है। तो वहीं से जो है इंडिया नाम आया और यहाँ पर आप देखें हिंदोस इंदोस के भूमि को इन्होंने इंडिया कहा जाने लगा। अब भारत कहता है दूसरा नाम, भारत का नाम। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। कहते हैं कि ये वास्तव में एक आर्यों की ग्रुप था, जो कबायली ग्रुप था भारत। कहते क्या है कि ये लोग का ग्रुप था, ये बहुत शक्तिशाली ग्रुप था और ये लोग पश्चिमोत्तर प्रांतों में आकर पहले बसते थे और इसी ग्रुप के नाम पे, भारत के नाम पे ही इस देश का पहचान, वहाँ जो विदेशी थे उनको लगता था कि यहाँ शक्तिशाली राजा संभवतः यही है, तो ये भारत है और इनका क्षेत्र जो है भारत है।
इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3,500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब कहता है कि ऋग्वेद में भी इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में क्या है, उसी भरत का नाम, भरत एक जन कबीलों का ग्रुप था, तो उसकी चर्चा किया गया, जो कि एक लड़ाई का भी दशात युद्ध का है, जो कि बाद में हम चर्चा करेंगे। उसी में भरत का नाम का उल्लेख किया गया है। अब कहता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जाने, अतीत तो कैसे जाने, कैसे जानकारी हो हमें कि कैसे है, तो वो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। कहता है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, एक ही कारण नहीं है, एक ही स्रोत हमारे पास नहीं है। तो वो क्या है, वो कह रहा है इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। कहता अतीत काल में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनकी अगर हम पढ़ें और ढूंढ करके निकाल लें, तो हम अतीत के बारे में निश्चित रूप से काफी कुछ ये सही जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि क्या है, अब देखिए पांडुलिपि शब्द कहाँ, इनको क्या हस्तलिखित जो चीजें हैं, लेख है, उनको क्या कहा गया, पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, यह शब्द लैटिन के मेनू, मेनू का अर्थ है हाथ। अब देखिए क्या है, इन चीजों कई क्वेश्चन बनते हैं। मेनू कहाँ शब्द आया, लैटिन से आया है, इसका अर्थ हाथ है, और इसी से मैन्युस्क्रिप्ट बन गया। अब मैन्युस्क्रिप्ट किसका वर्जन है, ट्रांसलेशन है, पांडुलिपि का। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में, देखिए कहां पर मिल रहा है, ये क्षेत्र याद रखिए, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज, जिन शब्दों को मैं जोड़ दे रहा हूं उनको ध्यान दिया, उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब देखिए वो पांडुलिपि बनती कैसे है, कह रहे हैं एक पांडुलिपि जो नीचे है, भी दिखाते हैं हमें। ये देखिए पांडुलिपि है ना। कहते क्या है कि यह पांडुलिपि लगभग 1,000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के, किसका बनाया गया, किताब बनाने के ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया गया। कैसे बांधा गया, ताड़ के पेड़, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही पांडुलिपि को तुम यहां देख सकते हो। ये पांडुलिपि यहां पर दिखा रहा है, इनको अपने तरीके से बांध कर काट कर एक साथ बांध दिया जाता है, इन पे लिखा जाता था, और इसको क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते हैं। अब देखिए, अब उनके बारे में और क्या चर्चा कर रहा है, कह रहा है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। निश्चित रूप से कोई प्रिजर्वेटिव तो था नहीं, पेड़ है, पत्ते हैं, पेड़ पत्ते पे कीड़े लगेंगे। कुछ को नष्ट कर दी गई, कुछ ऐसी भी पांडुलिपियां थी जिनको कि आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया या स्वयं नष्ट हो गई। कहते हैं कि जब वैनसॉन्ग जब इंडिया से आया था, जिसे पांडुलिपि है, वो बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में लेकर कई पांडुलिपियां लेकर के जा रहा था, तो उसी कई पांडुलिपियां डूब गई नदी के अंदर, सिंधु की तरफ से जा रहा था, डूब गई, तो बर्बाद हो गई। कुछ आक्रांता भी हमारे देश में ऐसे आए जिनको लगता था कि उनके जो धार्मिक आचार विचार वो सही है, जो यहाँ के स्थानीय है वो गलत है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनका समूल नष्ट कर दिया जाए, तो उनको समूल नष्ट कर दिया। कहते हैं फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय यह पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। विहार क्या होता है, विहार वही चीज है जिसके नाम से बिहार बना है, जहां पर कि बुद्धिस्ट लोग अपना, जब वो अपना वो प्रवचन करते थे या घूमा करते थे, एक जगह पे रुक करके वो अपना विश्राम करते थे, उस जगह का नाम था विहार। उन विहार, और ये विहार जो था, तमाम राजाओं ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, उस जमाने के पूंजीपतियों ने इन बुद्ध लोगों को, भिक्षु और भिक्षुओं को दान में दिया था। वो वहां पर रहते थे और वो वहां पर धर्म के बारे में बहुत चीज लिखा करते थे, और इसीलिए ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों,
विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि मूल रूप से धार्मिक चर्चा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो धर्म के बारे में चर्चा करते थे, क्योंकि जो राजा महाराजा, जो पूंजीपति ने उनको दान दिया है, उनके बारे में भी वो लोग करते थे, और उस तत्कालीन समाज के बारे में भी वो लिखा करते थे। ऐसा नहीं कि केवल, और उसके बारे में जो भी उनका शोध होता था, औषधियों के बारे में सब कुछ है, वो उनको लिपिबद्ध किया करते थे। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। अब महाकाव्य भी जो आता है, अब देखिए महाकाव्य में जब आता है तो हम कहते हैं रामचरितमानस, रामायण, गीता, ये चीज भी जो है तत्कालीन समय के बारे में, माना कि वो समय नहीं निश्चित है, लेकिन वहां के बारे में कुछ न कुछ वो चर्चा करते हैं। कुछ कवियों ने कविताओं के माध्यम से जो है, या पद्यों के माध्यम से तत्कालीन राजाओं के बारे में उल्लेख किया है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम होता था। अब देखिए, पहले जो था, आज के जमाने में सबसे प्राकृतिक भाषा आमतौर पर लोग प्रयोग करते थे, और लिपियां जो थी, संस्कृत जो है उच्च वर्ग की भाषा माना जाता था, इसलिए किताबें जो लिखी जाती थी, जो पांडुलिपियां थी, वो संस्कृत में ले हैं। फिर प्राकृत और तमिल, तमिल की भाषाओं का काफी सामंजस्य संस्कृत से मिलता है, इसलिए तमिल में भी ये पांडुलिपियां मिलती हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या मतलब, क्या चीज हमको लिखी मिली है, क्या जो चीज लिखा मिलेगा हम उसी की चर्चा करेंगे ना। तो अब चक्कर ये है कि वो अभिलेख कैसे होते थे। एक तो पांडुलिपि मिला, और दूसरा राजा महाराजा लोग करते क्या थे, जैसे आज के समय में आपने देखा होगा कि सरकार कोई होर्डिंग लगा देती है कि आज ये कार्यक्रम है, राज्य की ये व्यवस्था है, राज्य ने ये अनुदान दिया, राज्य ने, मतलब राज्य की घोषणाओं को। तो उस समय भी राजा के अपनी घोषणाओं को क्या थे, या उनकी जो कुछ भी उनको समझ में आता था अपना, चाहे वो धार्मिक उपदेश हो, चाहे सार्वजनिक कार्य हो, सबके बारे में पत्थरों पर इंग्रेविंग, मतलब पत्थरों पर खुदाई करके लिखवा देते थे, और उनको सार्वजनिक स्थलों पर रखवा दिया जाता था। ऐसा क्यों लिखवाते थे, क्योंकि वो पत्थर के होते थे, उस पर जाड़े गर्मी बरसात का कोई असर नहीं होता था, वो एक तरह से चिरकाल से कालीन हो जाते थे, जो कि काफी चीज हमें आज भी मिलती है, जिनके आधार पर हम बहुत काफी इतिहास लिखने में सफल हुए हैं। ऐसे लिए पत्थर तथा धातु, अब पत्थर के अलावा धातु पर भी लिखा जाता है, जैसे ताम्रपत्र होता था, तांबे के ऊपर भी लिखा जाता था। बड़े लोग जो थे तांबे के ऊपर लिखा करते थे, संपन्न लोग थे। जैसे अपेक्षाकृत कठोर में उत्कीर्ण किए जाते थे, वही मैंने कहा कि उनको खोद खोद कर लिखाया जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। वही बात है भाई, उनका उद्देश्य क्या है, जनता है, तो उसी हिसाब से लिखवाते थे और ऐसे स्थान पर रखते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, अब देखिए, एक तो एक सार्वजनिक चीजें हो गई जो कि जनता के लिए राजा करता है। कुछ जगहों पे क्या होता है, राजा अपने प्रशस्ति में, या उनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे, वो लोग जो है राजा के विजयों का, उनके महारानियों के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी खुद लिखा करते थे। क्योंकि और उसको जो वो लिखवाते थे, और लिखवाने के बाद वो सबकी पांडुलिपियां या हमको अभिलेख मिलते रहते हैं। अब जैसे कहता, उदाहरण के प्राय शासक लड़ाइयों में अपनी अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब भाई जब विजय पाते थे तो वो लिखते थे, समाज की फैलाते कि हम तो देखिए उस लड़ाई में गए, फलाई हमको आप एक बहुत साम्राज्य समझिए, चक्रवर्ती आया समझिए, हमने उनको हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनको लगता था कि उनकी आने वाली जनरेशन भी उसको देखेगी, और साथ साथ उनका नाम हमेशा के लिए बना रहेगा। कहता क्या है कि लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख, देखिए यह अभिलेख कहाँ का है, इसको किताब में देखेंगे आप, बहुत स्पष्ट दिखेगा, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि देखिए अफगानिस्तान के कंधार में भी हमारा अशोक पहुंच गए थे। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख किसने बनवाया, का उत्कीर्ण कराया गया था, अशोक ने। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, खैर वो अलग की बात है। जब हम कुछ लिखने देते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब लिपि क्या होता है, लिपि लिखने का आधार होता है, भाषा बोलने का क्रम होता है। मतलब जैसे कि हम आ ऐसे लिखेंगे हिंदी में, तो उसको बांग्ला में घुमा करके भी वैसे लिखे, उसका लिखे उच्चारण ओ भी हो सकता है।
तो लिपियां क्या होती है, हम सब कुछ लिखने के लिए जब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। एक संकेत बना देगा कि तो वो बताएगा इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये अ कहलाएगा, ये लाइन खींच देंगे, ऐसे कर देंगे, गोला बना देंगे, पूछ लटका देंगे तो क कहलाएगा। मतलब एक संकेत है। अब उसका उच्चारण हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मूल लिपि में क्या है, वो क ही है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। वही चीज है कि जब हम, जैसे कि हम बोलते हैं बहुत अच्छी चीज है, नेपाली में चले जाएंगे तो लिखा राम रो राम लो, मतलब कि राम रो मतलब राम की बात नहीं, कि राम रो मतलब अच्छा है, लेकिन वो लिपि क्या प्रयोग कर रहा है, र का प्रयोग कर रहा है, आ की मात्रा का प्रयोग कर रहा है, म का प्रयोग कर रहा है, र पे फिर ओ की मात्रा का, मतलब लिपि लिपि क्या है, लिपि उसने वही प्रयोग किया, लेकिन बोलचाल की भाषा में वो अच्छे को कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली, अब देखिए इस अभिलेख के बारे में क्वेश्चन क्या है, यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। अब प्रश्न पूछा ऐसा था कंधार में क्या जो मिला था, देखिए दो तरह का लिपि है, यूनानी भी है और अरामेइक, अलग अलग भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, दो भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब पुरातत्वविधि क्या कौन हो गया भैया, पुरातत्वविद कौन होता है, अब वो कहता क्या है कि अतीत में जो चीज भी उसको मिलता है, प्रयोग में जो सामान मिलता है, उसका अध्ययन करने वाला कौन कहता है, पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी ईंट, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए पुरातत्वविद कैसे इतिहास को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि उनको एक सिक्का मिल गया, मालूम हुआ कि ये कि कनिष्क के क्षेत्र में वो चले गए, मान लीजिए, मालूम है कनिष्क का राज्य था, किसानों का राज्य था, वहां उन्होंने खुदाई किया, सबसे अधिक उनको गोल्ड के कॉइन मिल गए। तो गोल्ड के कॉइन मिल गए, इसका मतलब कि सबसे अधिक सिक्के कौन सोने के कौन चलाया, वही कनिष्क चलाए। सबसे पहले सिक्का हमको वही मिला था, हम कहें सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले किसान थे। और दूसरे की बात आती है तो मालूम होता है कि नहीं, सबसे पहले सिक्का इन्होंने चलाया, और वो अलग बात है गुप्त काल में सबसे अधिक मिला है, संख्या मिला, लेकिन वो वहां पर कह सकते हैं कि सबसे पहले सिक्का का प्राचीनतम जो मिला है वो कहाँ मिला है, किसानों का मिला है। उसके अलावा जो है, मान लीजिए कैसे इतिहास को लिखते हैं, मान लीजिए उनको एक सिक्का मिला कनिष्क का, और उस पर उन्होंने देखा वासुदेव का चित्र बना हुआ है और साथ में कनिष्क भी बने हैं। इसका मतलब वो कहते हैं कि ये वासुदेव कृष्ण के पूजक थे। इसका मतलब उनकी धार्मिक मान्यताएं किसकी थी, वासुदेव कृष्ण की थी। तब पुरातत्ववेत्ता ईंटों को ले लिया उन्होंने, अब ईंट जो पक्की मिली, तो अब उन्होंने कहा कि कैसे ईंट पक्की मिली, तो पक्की ईंट है, पकाया गया, तो वो ये कह सकते हैं कि उस समय ईंट पकाने की भी व्यवस्था हुआ करती थी। अगर एक समान साइज के मिल रहा है, तमाम माप का मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनको मापन का भी ज्ञान था। कुछ चीजें तो बराबर बराबर पत्थर मिल गया, तो वो कहते हैं कि अब उन्होंने देखा सबका वजन एक है, तो इसका मतलब वो बाट का प्रयोग करते थे, उनको तौलने की विधियों की भी जानकारी थी। इसी तरीके से मैंने एक उदाहरण दिया है कि पुरातत्ववेत्ता जो है इतिहास का लेखन करते हैं। फिर क्या कहता है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, देखिए किसी प्राचीन नगर से ये पात्र मिला है ना, जो आजकल भी इस तरह की चीजें मिलती हैं गांव में। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, देखिए पुराना चांदी का सिक्का मिला है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। अब देखिए आज के जो सिक्के हैं उस पे सन लिखा रहेगा, किसी के
स्मरण में लिखा होगा, मतलब जब से वो सिक्का, उस सिक्के को देख करके हम बता सकते हैं कि किस सन में बनाया गया, कैसे बनाया गया, कौन सा तत्व है। लेकिन जो प्राचीनतम सिक्के थे, यह सिक्के आहत सिक्के हुआ करते थे। आहत सिक्के का मतलब पंचमार्क सिक्के जैसे होते थे, कि वो क्या करते हैं, जैसे कि चांदी या कोई भी धातु है, उन्होंने गला दिया तांबे को, और उसके ऊपर उन्होंने एक अपनी पहचान बनाकर ठप्पा मार दिया, और ठप्पे के साथ उन्होंने निकाल दिया, ये उनका सिक्का हो जाता था। अच्छा, फिर कहते हैं अ, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि ये मछलियां खाते थे कि नहीं खाते थे, किस तरह की चिड़ियाएं उस क्षेत्र में हुआ करती थी उस समय, कौन सा वो पालन करते थे, किस तरह के जानवरों का अगर अस्थि अवशेष उनको मिल रहा है, तब उससे ये मालूम होता है किस तरह के लोगों को, जानवरों को शिकार करते थे, या वो किस तरह की चीजों को पालन करते थे। इस प्रकार वो अतीत का इतिहास लिख देते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मछलियाँ मिल रही हैं, तो ये कह सकते थे कि ये लोग मछलियों का शिकार करते थे और मछलियाँ खाते थे। किसी क्षेत्र में मान लीजिए बकरे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो कह सकते थे कि ये बकरों का मांस खाया करते थे। कहीं मुर्गे मिल गए तो बताएंगे मुर्गे खाया करते थे। वनस्पतियों का अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के जले टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए टुकड़े जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब जैसे कि कोई कच्चा फल है, सब कुछ है, उसमें सड़न पैदा हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनको खा कर खत्म कर देते हैं, इसे उनका अवशेष मिल। लेकिन अगर वो जल जाता है, तो जलने के बाद उनका अवशेष मिल जाता है। इसी के आधार पर बहुत चीजों पे हमने अवशेष पाया है सिंधु नदी घाटी की सभ्यता में, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत यही ना है भाई, पांडुलिपि पढ़ेंगे तब मालूम होगा क्या होता था, अभिलेखों को पढ़ कर पता पाए, और पुरातत्व वाले खुदाई से बताएंगे कि देखिए यहाँ पे, तब वहीं पर इतिहास की रचना हो जाती है, और उन्हीं स्रोत के आधार पर इतिहासकार इतिहास की रचना करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार ही तो हमको सब चीजों को लिख कर बता रहा है। माना कि उन्होंने सहयोग पुरातत्व से लिया, यहाँ से लिया, वहां से लिया, कई जगहों से ले, लेकिन उन स्रोतों के आधार पर उन्होंने एक क्रमिक विकास को लिख दिया। तो वो विकास क्या होता है, उसी से अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सीआईडी वाले करते क्या है, कभी भी कोई घटना होती है, सीआईडी पुलिस वाले तो वहां पर चीजों को इकट्ठा करते हैं, पहले अपराध जहां पर हुआ रहता है उनको ही आधार बनाकर एक दूसरे की कड़ी को जोड़ते जोड़ते वो अपराध करने वाले तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से इतिहासकार जो है, तमाम स्रोतों से जो जानकारियां मिलती है उनको लेकर के वो अतीत को एक क्रमबद्ध ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और ये इस प्रकार रोचक हो जाता है। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य, अब वो कहता है कि यहाँ पर अतीत का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से भिन्न था। मतलब वो कह रहा है कि अतीत को बहुवचन के रूप में हम क्यों पढ़े? अतीत सबका समान नहीं था। आज भी वर्तमान में हम जी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये अतीत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वर्तमान में जो कि कल को अतीत हो जाएगा, सबकी जीवन शैली, सबकी जीवन स्टाइल बराबर था। तो जब हम अतीत की बात करते हैं, टोटलिटी में समग्र रूप से उसका अध्ययन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर अतीत का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं,
उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ करके, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में लोग रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो इसी तरह कहते हैं कि जैसे आज भी हम देख सकते हैं, जिसके मैंने चर्चा किया कि कोई किसी तरीके से अपना जीवन चला रहा है, कोई किसी तरीके चला रहा है। इसलिए कल को जब यही वर्तमान अतीत होगा तो अतीत रहेगा, तो अतीत तो सबके हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सबका अतीत अलग अलग हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि तिथियों का क्या मतलब यहाँ पर है। पता, अगर तुमसे तिथि के विषय में कोई पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। आपसे कोई पूछेगा तिथि, तो तिथि मतलब क्या है आप बताएंगे। जैसे होता है ना, आप कहेंगे 31 जनवरी 2025, है ना, ऐसे ही बताता लोग है। तो अब कहता है वर्ष की यह गणना कहाँ से की जाती है। तो वर्ष की गणना के आधार जो है हमने कहाँ से लिया है। कहते हैं कि ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। इसको एक आधार मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि धार्मिक आधार पर तो कई कैलेंडर छप बने हुए हैं। कोई हिजरी कैलेंडर चलाता है, कोई शक संवत चलाता है, कोई विक्रमी संवत चलाता है। इसी तरह विश्व के तमाम कोने में अगर आप जाएंगे, हर तरह के लोग कैलेंडर बनाए हुए हैं। तो उन कैलेंडर में कोई समानता नहीं है, तो मतलब हम एक दूसरे के बारे में सही एग्जैक्ट जानकारी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए एक सामान्य रूप से किसी भी चीज़ को नापना हो, ये करना, वो करना, तौल करना, तो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड जो है प्रभु यीशु के जन्म के दिन को ही जीरो बेस मान करके ही किया जाता है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ठीक है। अगर हमने उसको बेस मान लिया तो उसके पीछे जाएंगे तो वो क्या होगा, ईसा पूर्व कहलाएगा, के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। कहते हैं ये बिंदु कोई नहीं, मतलब कि उसका हम बेस मान करके काम कर रहे हैं। अब आइए देखिए एक कुछ पॉइंट ऐसे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा का पूर्व, ईसा के पहले ईसा पूर्व होता है। कभी कभी इन तिथियों से पहले एडी, एन्नो डोमिनी, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। नहीं लिखा कि फलाने ईस्वी में 2025 ईस्वी में ये काम हुआ था। तिथियों में ई या एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी लिखा पाते हो। इसे एन्नो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। एन्नो डोमिनी किससे बना है, इसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब वहां से जो चीज शुरू किया गया है। फॉर दैट वी हैव यूज्ड एन्नो डोमिनी, मतलब उसको जीरो मानते हुए जब हम आगे को बढ़ते हैं तो एन्नो डोमिनी कहते हैं, या हिंदी में उसको ईस्वी कहते हैं। और उसके पहले जब हम जाते हैं हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहते हैं या ईस्वी कहते हैं। कभी कभी एडी की जगह सी तथा वीसी की जगह वीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सामान्य, वीसी का बिफोर कॉमन एरा के पहले की बात होता है। इस शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में हम अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य रूप से हो गया है, जिसकी कि हम बात करें। इसका फुल फॉर्म आपको हमेशा याद करना पड़ेगा कि वीसी का मतलब क्या है, बिफोर कॉमन एरा, अगर आता है सी का तो कॉमन एरा, ठीक है। भारत में तिथियों का इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के जमाने से ही इस कैलेंडर को अडॉप्ट कर लिया गया था। कभी कभी अंग्रेजी के वीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, मतलब क्या है, बीपी बिफोर प्रेजेंट। बिफोर मतलब पहले, प्रेजेंट मतलब होता मतलब वर्तमान से पहले है। अन्य जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर एक दूसरे जगह उल्लेख बता रहा है। कहाँ का, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के बारे में उत्तीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई वर्ष 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे।
सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अभिलेख है तो निश्चित रूप से कोई न कोई लिपि होगी, कोई न कोई भाषा होगी। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे पंजाबी को ले लीजिए, लिपि क्या है, वहाँ पर गुरुमुखी है, अब उन्होंने पंजाबी भाषा का विकास कर दिया। देवनागरी लिपि है तो हिंदी भी होता है, ऐसे कई भाषाओं को हम प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अज्ञात लिपि में देखिए किसी कहानी का स्टोरी किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रतीक के रूप में आप देख रहे हैं एल फॉर लैंड, एल फॉर लैंड, देखिए एल बना हुआ है। ये एक बर्ड के लिए ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। मतलब क्या है, सिमेट्रिकल चीजें हैं। देखिए यहाँ पर एक तरह का ज्योमेट्रिकल शेप बना है, पी यहाँ पर, यहाँ पी है। मतलब क्या है कि इसके आधार पे जो है लिपियों का हम अध्ययन करने में सफल हो सके हैं। अब वो आगे कहता है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ के राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। उस फ्रेम का नाम क्या है? कारतूस। मतलब क्या है, पत्थर का विकास किसी ने किया, लेकिन आने वाले दिनों में अलग अलग लोग अपनी चीजों को उस पर लिखवाते गए। इसीलिए क्या है, एक ही लेख में 3 भाषाओं, लिपियों का प्रयोग हुआ है। और उनके वो भी है कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग चीजों का प्रयोग किया, इसलिए लिपि का भी प्रयोग अलग अलग होता रहा। उन्होंने बताया कि यहाँ के राजाओं तथा रानी के ये छोटा फ्रेम क्या कहलाता है? कारतूस कहलाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो आसानी से वह इन अभिलेखों को पढ़ सके हैं, जिसकी की चर्चा मैंने आपसे पहले एल और उसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो आपने देखा कि हमने अतीत के बारे में पहला चैप्टर क्लास 6 का पढ़ लिया है। अगले अतीत के पार्ट 2 को हम पढ़ेंगे, और उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप इसको पढ़ें, किताब को पढ़ते समय एक लाइन, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक लाइन के मुख्य बिंदुओं पर जरूर प्रकाश डालिए और उनको अपने कॉपी में अंडरलाइन करते हुए किसी जगह पे कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी ऐसा प्रश्न किसी भी कंपटीशन में आएगा, इवन सिविल सोसाइटी तक में, जिसको कि आप आसानी से टिक नहीं कर दें। अगले वीडियो तक के लिए हम आपको बाय बाय कहते हैं।